In coordination compounds, whenever we want to talk, we will be speaking about Werner, one of the scientists called Werner, and his theory will be mainly dealing with. I'll be going to take you a few moments of yours to explain what Werner and his theories are. Okay, so that it will be very, very clear to you. See here, I have kept one slide. There I am asking you a question. What is the difference between primary valency and secondary valency? This will be the main question asked to you in your exam. And this primary valency and secondary valencies were being explained by a scientist called Werner. Okay, so this is also called as Werner's theory. Okay, primary valency and secondary valency, and this is explained by Werner, so it is called Werner's theory. Okay, in Werner's theory, what we learn, Werner says, as we know that, आप लोगों को एक चीज पता है पहले से, मैं आप लोगों को बता चुका हूं, कॉम्प्लेक्स का अर्थ बता चुका हूं. कॉम्प्लेक्स का अर्थ बताते समय मैं बोल रहा था कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू मेटल प्लस लाइगेंड करके, है कि नहीं? मेटल प्लस लाइगेंड करके मैं आप लोगों को बता रहा था. आप लोगों को याद है ये चीज ना? तो मैं इसको बताते समय आप लोगों को ये भी बात बताया था, मेटल जो है, जब कोई मेटल को देखते हैं वो केवल पॉजिटिव चार्ज में रहेगा बोल के. मेटल क्या चार्ज में रहेगा बोल के? पॉजिटिव चार्ज में रहेगा, और लाइगेंड जो है वो नेगेटिव चार्ज का रहेगा बोल के मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. लाइगेंड जो है आप लोगों को नेगेटिव चार्ज में रहेगा बोल के मैं बता चुका हूँ. वो है कॉम्प्लेक्स का, ओके, केवल कॉम्प्लेक्स का. लेकिन जब कभी भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सीखते हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव है. देखिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं, मतलब इसमें भी मेटल और लाइगेंड का दोनों का है. मेटल और लाइगेंड दोनों का मिलावट है, मेटल और लाइगेंड का दोनों का मिलावट है. लेकिन एक विशेषता क्या है यहाँ पर, वास्तव में हम लोग कॉम्प्लेक्स में देखते हैं तो मेटल जो है लाइगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन देता है. मेटल जो है लाइगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन देता था, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, कोऑर्डिनेट मतलब दो इलेक्ट्रॉन को एक तो आदमी देता है, दो इलेक्ट्रॉन को एक तो आदमी देता है दूसरा के लिए. तो यहाँ पर कौन दे रहा है? लाइगेंड जो है वो मेटल के लिए देता है. कौन देता है? लाइगेंड जो है, लाइगेंड डोनेट्स a lone pair of electrons, ठीक है. लाइगेंड डोनेट्स a lone pair of electrons to the metal. देखिएगा यहाँ पर जो है लाइगेंड जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है? मेटल के लिए अपना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है. कितना इलेक्ट्रॉन को दे रहा है? दो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है. किसको दे रहा है? मेटल के लिए दे रहा है. और कौन दे रहा है? लाइगेंड जो है वो दे रहा है, ठीक है. लाइगेंड दे रहा है मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन. लाइगेंड मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स. क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स करके. यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ते समय आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक तो है बोल के मैं बता रहा हूँ प्राइमरी वैलेंसी करके, और दूसरा मैं कह रहा हूँ सेकेंडरी वैलेंसी करके. मैं अभी दोनों का परिभाषा बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा. ये परिभाषा क्या है? अगर मैं किसी भी धातु को, एक मेटल को मैं लिख रहा हूँ M, ठीक है. लाइगेंड को मैं लिख रहा हूँ L प्लस L, ठीक है. लाइगेंड को मैं लिख रहा हूँ L. अगर मेटल प्लस लाइगेंड ये दोनों बना तो कॉम्प्लेक्स है. अगर मेटल और लाइगेंड को एक बॉक्स के अंदर, इसको स्क्वायर कहते हैं कि नहीं? इसको स्क्वायर कहते हैं ना. स्क्वायर के अंदर लगा दिए तो इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं. ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लाइगेंड से मेटल के लिए कितना लोन पेयर गया और उसके बारे में बताते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी. समझ में आया? लाइगेंड से कितना इलेक्ट्रॉन मेटल की ओर गया, ठीक है. कितना पेयर बोलना है, अलग अलग नहीं, कितना पेयर, ठीक है. कितना, how many pairs of electron has gone to metal from the ligand is called को secondary valency कहते हैं इसको, coordination number, ठीक है. उसको कहते हैं secondary valency. primary valency मतलब क्या है? primary valency मतलब
मेटल का जो चार्ज रहता है, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जैसे उदाहरण के लिए हम लोग लिए, देखिएगा आयरन को ले रहे हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 26 है कि नहीं। 26 मतलब इसमें क्या क्या रहेगा 4s2 3d6 है कि नहीं, 3d6 इतना रहेगा है कि नहीं। इसमें आयरन जो है कितना कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का बना सकता है, ऑक्सीडेशन कितना बना सकता है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो बनने का क्षमता जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और मेटल कितना इलेक्ट्रॉन लाइगेंड से लिया उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा और क्लैरिटी मिलेगा आप लोगों को। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का डिफरेंस क्या है मैं बता रहा हूं। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल आयोन। यहाँ पर सेंट्रल आयोन जो कहते हैं मतलब मेटल है, मेटल के बारे में बात करते हैं, सेंट्रल आयोन का बात करते हैं तो मेटल का बात करते हैं। तो मेटल का ऑक्सीडेशन करने का मतलब +1 +2 +3 बनाने का जो भी एनर्जी हमें चाहिए उसको हम लोग कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको हम लोग कह रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी। इट इज नॉन डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। देखिएगा तीसरा लाइन क्या है, इट इज आयोनाइजेबल। ये पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा पॉइंट, इट इज आयोनाइजेबल, ये पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, मेटल आयोन की स्टेट में रहता है, मतलब M+ स्टेट में रहेगा या M+1 के स्टेट में रहेगा, क्या +2 के स्टेट में रहेगा या +3 के स्टेट में रहेगा, कुछ भी स्टेट में रह सकता है। मतलब मेटल को क्या में हम लोग बदल सकते हैं, आयोन के रूप में, मतलब कैटायन या आनायन के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। उस परिस्थिति को हम लोग कह रहे हैं आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल कह रहे हैं। वही चीज सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है, देखिएगा सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल, बराबर है, जिसकी बराबर है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं बोला हूं पहले ही, को मतलब साथ, ऑर्डिनेशन मतलब अरेंजमेंट, साथ में अरेंज करने का नंबर जो रहता है, किसका नंबर, लाइगेंड से मेटल की ओर आने वाला इलेक्ट्रॉन का नंबर जो रहता है उसके बराबर में रहता है, ठीक है। सो इट इज डायरेक्शनल, क्योंकि मेटल का जो जगह खाली रहता है, मेटल का जो जगह खाली रहता है वहां पर केवल लाइगेंड का एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या करें, डायरेक्शनल करें, मतलब पाथ है इसका, रास्ता है इसका। लेकिन प्राइमरी का देखते हैं तो रास्ता नहीं है, किधरों से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिएगा तीसरा वाला नॉन आयनाइजेबल, मतलब इसको हम लोग आयोन के अंतर्गत में बदल नहीं सकते हैं। क्यों, आयोन में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, अगर इसको एक बॉन्ड सोचते हैं, ये बॉन्ड को हम लोग तोड़ते हैं या कोई एक बॉन्ड को लिया है तो ये जाके प्लस या माइनस हो सकता है, या दोनों एक बराबर ढूंढेगा तो उसको रेडिकल बन सकता है, दो बिंदु रेडिकल बन सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक जन दिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को एक जन दिया, किसको दिया, मेटल को दे दिया, मेटल को दिया, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को तो दिया है, तो बॉन्ड तोड़ने का यहाँ पर कोई संभावना नहीं था, जिसके चलते ये जो है नॉन आयनाइजेबल है। अगर बॉन्ड को तोड़ते हैं तब जाके वो आयोन के माध्यम से बदल सकता है, यहाँ पर तो बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं जिसके चलते ये आयोनाइजेबल नहीं है। इसको केवल एक तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ये 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। यहाँ पर मैं आप लोगों का पहला क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का अर्थ। देखिएगा इसमें मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बाइनरी कंपाउंड सच एज क्रोमाइल क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, ठीक है, पैलेडियम क्लोराइड हैव प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी मतलब क्या है, मेटल पॉजिटिव चार्ज बना सकता है, मतलब क्रोमियम का यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना था, +3, एक एक क्रोमियम का चार्ज कितना हो रहा है, +3 हो रहा है, जिसके चलते वो क्या किया, 3 को इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, उसी के चलते क्लोरीन और क्रोमियम ये दोनों बॉन्ड बनाया है, क्रोमियम और क्लोरीन दोनों बॉन्ड बनाया है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर बाइनरी कंपाउंड सच एज क्रोमियम क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड और पैलेडियम क्लोराइड, ये सब क्या है, प्राइमरी वैलेंसी के साथ है, मतलब कि क्रोमियम का हो गया +3, ठीक है,
क्रोमियम का हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और आप लोगों को पता है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन हो गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। और उसी प्रकार प्लाटिनम या पैलेडियम का देखते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। ये एक उदाहरण है, इसको भी लिख के रख लेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में एक उदाहरण लिख के रख लेंगे इसको, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को ये पहला क्वेश्चन जो है प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में कुछ अंतर दिखाई दिया बोल रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी मतलब आयोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी जो है नॉन आयोनाइजेबल है। प्राइमरी वैलेंसी का पाथ नहीं रहता, रास्ता नहीं रहता, किधरों से आ सकते हैं, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी का रास्ता है। सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन का नंबर जो रहता है दोनों बराबर रहती है। इतना तक आप लोगों को क्लियर है? आगे की ओर देखते हैं। देखिए पहली बार वर्नर जो है ये प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बातचीत किया, इसके पहले तक नहीं था। तो वर्नर कुछ पोस्टुलेट्स मतलब कुछ नियम कानून को सामने रखा है, उसको हम लोग कहते हैं वर्नर्स पोस्टुलेट्स। वर्नर्स पोस्टुलेट्स करके कुछ नियम को सामने रखा है। 4 नियम है वर्नर का। पहला नियम क्या है? इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स metals have two linkage, two types of linkage। linkage मतलब क्या है? कनेक्शन। लिंकेज का अर्थ हो गया कनेक्शन, लिंकेज का अर्थ क्या है? कनेक्शन, जोड़, ठीक है। लिंकेज अर्थ हो गया कनेक्शन। कितने प्रकार के लिंकेज है? 2 प्रकार के लिंकेज है। ये दोनों लिंकेज किसके आधार पर बनाया हुआ है? वैलेंसी के आधार पर बनाया हुआ है। दोनों को लिंकेज किसके आधार पर बनाया हुआ है? वैलेंसी के आधार पर। मतलब मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहता है उसके आधार पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिंकेज होगा। प्राइमरी और सेकेंड कनेक्शन या बॉन्ड बन सकता है बोल के बता रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है? प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल। मैं बताया था क्यों आयोनाइजेबल करके। मतलब मेटल से मेटल एक तो इलेक्ट्रॉन देता है और लाइगेंड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पर इसको मेटल समझिए, इसको लाइगेंड समझिए। ये दोनों को एक एक आयोन दे रहा है, मतलब मेटल का प्लस चार्ज रहता है और लाइगेंड का माइनस चार्ज रहता है। ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बनाया, इसलिए आयोनाइजेबल कर रहे हैं, ठीक है। एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयोन्स, नेगेटिव आयोन्स, ठीक है। दूसरा देखिएगा, द सेकेंडरी वैलेंसेस आर नॉन आयोनाइजेबल। कारण आप लोगों को पता है, दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स आर नेगेटिव आयोन्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल मतलब क्रिया में भाग नहीं लेता, नहीं तो नेगेटिव आयोन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नेगेटिव का आयन मतलब। द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है, एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। हर एक मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है फिक्स्ड रहता है। वो टेट्राहेड्रल रहेगा या ऑक्टाहेड्रल रहेगा या स्क्वायर प्लेनर रहेगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर रह सकता है। टेट्राहेड्रल मतलब 6 गो, ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 गो, टेट्राहेड्रल मतलब 4 गो, स्क्वायर प्लेनर मतलब भी 4 गो। अलग अलग परिस्थिति में अरेंज करने का तरीका उसके आधार पर बदलता है बोल रहा है, ठीक है। और चौथा पॉइंट को देखिए, द आयोन्स और ग्रुप्स बाउंडेड टू द सेकेंडरी लिंकेज टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट। मतलब हर एक चीज अरेंज करते समय उसकी दूरी जो है नापा रहता है। मतलब सेकेंडरी लिंकेज, प्राइमरी लिंकेज में नहीं। प्राइमरी लिंकेज मतलब क्या हो गया, एक तो माइनस चार्ज है, एक तो प्लस चार्ज है, माइनस और प्लस तो अट्रैक्ट करके इसलिए साथ में आके मिल जाएगा। वही चीज सेकेंडरी आयोन्स को कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में करते हैं। तो क्या कर रहा है, यहाँ का दो इलेक्ट्रॉन जो है मेरा, ये आके यहाँ पर मिल रहा है, जिसके चलते 2 इलेक्ट्रॉन आके इसमें मिल रहा है, जिसके चलते स्पेशल अरेंजमेंट, मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैं निर्णय करूंगा कितना नजदीक आना है, कितना दूर जाना है, ठीक है। उसके आधार पर बदलेगा। ये पोस्टलेट्स को आपको 4 मार्क के अंतर्गत पूछा जाएगा, इसलिए इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, पोस्टुलेट्स, वर्नस पोस्टुलेट्स करके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पोस्टुलेट्स करके पूछा जाता है। ये 4 मार्क क्वेश्चन है, इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं विस्तार रूप में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है, ठीक है।
आप लोगों को प्राइमरी वैलेंसी बताया, सेकेंडरी वैलेंसी बताया, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है बोल के मैं कुछ नहीं बताया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है, मैं बोला हूं दो गो मेटल साथ में आ रहा है, उसमें से एक धातु जो है मेटल या लाइगेंड जो भी है वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को दूसरा को दे रहा है, उसके चलते जो कंपाउंड बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके। यहाँ पर देखिए काउंटर आयन बोल के मैं लिखा हूं, ठीक है। ये काउंटर आयन मतलब क्या है, देखिए इसको देखिएगा, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में करके लिखा हूं, मतलब ये जो है मेटल है, ये है जो है मेटल है, और अमोनिया जो है वो लाइगेंड है। तो मेटल और लाइगेंड दोनों मिलके अगर एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर रहा तो मैं बोल चुका हूं उसको क्या कहते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, बोल के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके। इसमें काउंटर आयन मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर NH3 6 बार है, बाई चांस मैं NH3 को 3 बार केवल लिखा, सोचिएगा NH3 केवल 3 बार है, तो और 3 को मुझे लिखना पड़ेगा, वो 3 को मैं पोटासियम लिया, 3 को पोटासियम लिया, देखिएगा ये पोटासियम को मैं बाहर रखा हूं, मतलब पोटासियम को मैं क्या किया, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके बाहर रखा, जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा, ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहा उसके हम लोग क्या करते हैं, काउंटर आयन करते हैं, ठीक है। जो कुछ भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब वो ब्रैकेट के बाहर रहा उसको हम लोग कहते हैं काउंटर आयन करके, ठीक है। और जो मेटल आटम जो है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत है, जो मेटल आटम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंतर्गत है, वो मेटल आटम का हम लोग कहते हैं, वो मेटल आटम का हम लोग कहते हैं कॉमन आयन। क्या कहते हैं हम लोग, कॉमन आयन कहते हैं, कॉमन आयन कहते हैं, ठीक है, कॉमन आयन कहते हैं हम लोग, उसको याद रखेंगे, ठीक है। उस प्रकार देखिएगा यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल का एक उदाहरण मैं दे चुका हूं, मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। ये काउंटर आयन आप लोगों को पता चल गया होगा, काउंटर आयन का मतलब क्या है, ये ब्रैकेट के बाहर दोनों तरफ से, इधर भी या लिखेंगे इधर भी लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ मेटल वगैरह को लिखते हैं, मेटल को लिखा रहता है ब्रैकेट के बाहर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, काउंटर आयन कहते हैं। जो ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटीज और कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा ये ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कॉम्प्लेक्स जो है दो प्रकार के हैं, वो है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ऑक्टा मतलब 6, ठीक है। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 बोल रहा हूं, कारण मैं बता रहा हूं, देखिएगा ये कोबाल्ट को लेते हैं तो वो 6 प्रकार के बॉन्ड बना सकता है, इस प्रकार 6 प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। ये 6 प्रकार के बॉन्ड में देखिए NH3 कितनी बार है, 6 बार है, तो NH3 हमको कितनी बार लिखना पड़ेगा, हर एक को में एक एक बार लिखना पड़ेगा। इस प्रकार अरेंज किया हुआ रहता तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और वही चीज को टेट्राहेड्रल मतलब क्या है, निकल जो है, निकल का 2 गो। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूं, देखिएगा CO और CO ये दोनों में अंतर देखिएगा, यहाँ का जो O है छोटा सा लिखे हैं, मतलब वो मेटल है, यहाँ का वो जो है जो बड़ा सा है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या साइनाइड हो गया, बात हम आप लोगों को सुनाई दे रहा है, हमको लग रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या साइनाइड हो गया, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज्यादा रहता है, डोनेटिंग कैपेसिटी जो है उनका ज्यादा रहता है, उसको केवल याद रखेंगे। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब क्या है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या रहता है, काउंटर आयन रहता है, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस रहता है। या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है 2 प्रकार के हैं, ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, इतना तो आप लोगों को क्लियर हुआ। और ये दोनों को उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का, ठीक है। इसको 2 मार्क क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा। मैं यहाँ तक आप लोगों को 3 क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। पहला क्या है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का अंतर बताया हूँ। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या है बोल चुका हूँ।
उसके बाद काउंटर आयन बता चुका हूं। अभी ये वाला कोऑर्डिनेशन एनडीटीज किस प्रकार ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल किस प्रकार बना सकते हैं बोल के बता चुका हूं। 3 क्वेश्चन हम लोग खत्म कर चुके हैं। देखिएगा उदाहरण के लिए मैं यहां पर लिखा हूं, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस मेड विद aqueous solution assign secondary valencies to metal in the following compounds करके। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या है? मैंने कहा है आप लोगों को मेटल को कितना लाइगेंड दिया गया है उसके आधार पर बताया जा रहा है, कितना लाइगेंड दिया गया है बोल के। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ये है आप लोगों का मेटल, ये है आप लोगों का मेटल ना। मेटल के साथ कितना लाइगेंड है? देखिए Cl2 कितना है? 2 गो है। सही, हाँ सही है। कारण कोई बता सकते हैं कारण कितना लाइगेंड है बोल के? देखिएगा जब कभी भी हम लोग AgCl सिल्वर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या करेगा ये AgNO3 के अंतर्गत में वो बदल जाएगा। AgNO3 के अंतर्गत वो जो है बदल जाएगा। इसलिए सेकेंडरी में देखिएगा तो पहला का आंसर कितना है? 4 टो है, और दूसरा को देखिएगा तो कितना टो है? 6 गो है। मतलब यहां पर मैं आप लोगों को ये Cl2 को देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ये Cl2 जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसको मैं देखने नहीं बोल रहा हूं। मैं केवल आप लोगों को देखने बोल रहा हूं लाइगैंड को। मैं केवल आप लोगों को देखने बोल रहा हूं लाइगैंड को। लाइगैंड मतलब यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है? जो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को दे सकता है, उसको हम लोग कह रहे हैं लाइगैंड। तो यहाँ पर कितना लाइगैंड जोड़ा हुआ है? NH3 कितनी बार? 4 बार, इसलिए 4 पहला का आंसर। दूसरा में देखिएगा H2O यूनिवर्सल सॉल्वेंट कितनी बार? 6 बार, इसलिए सेकंड का आंसर देखिएगा तो 6 बार। समझ में आया आप लोगों को? और उसी प्रकार थर्ड को देखिएगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिखा है। ब्रदर 2 मॉलिक्यूल का HCl लिखा, और आप आंसर क्या दिए देखिएगा तो आंसर क्या दिए हैं हम? 6 गो दिए हैं। ब्रदर ये कैसे हो सकता है? ब्रदर ये कैसे हो सकता है? आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को बोल चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो, और उसके साथ साथ मेटल का अरेंजमेंट मतलब ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, उस परिस्थिति के आधार पर देखेंगे तो कितना लाइगेंड को अपने पास रख सकता है, उसके आधार पर वो बदलेगा। अगर उसके आधार पर हम लोग देखते हैं, मतलब देखिएगा पैलेडियम का चेतक बन सकता है, वो निकल का भी चेतक बन सकता है। यहाँ पर सबके सब जो है चेतक बन सकता है, सबके सब चेतक बन सकता है, केवल प्लैटिनम को छोड़ के। प्लैटिनम केवल 4 तक बना सकता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना सकता है? केवल 4 को बना सकता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा था कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो और सेकेंडरी वैलेंसी जो है दोनों बराबर चलता है, दोनों बराबर चलता है। उसके आधार पर देखते हैं, मतलब तीसरा के लिए कितना हो गया? क्लोरीन यहाँ पर 4 बार और इधर का 2 बार, इधर का क्लोरीन 2 बार है, टोटल 6 बार हो गया, तो 6। उसी प्रकार कोबाल्ट क्लोराइड में देखिएगा तो NH3 कितनी बार? 4 बार, और Cl3 कितनी बार? 3 बार, टोटल कितना हो गया? 7 हो गया, टोटल 7 हो गया। 7 हो सकता है क्या? कोई भी मेटल का 7 गो होने का स्ट्रक्चर जो है कभी होता नहीं है, केवल 6 तक उसका हाईएस्ट स्टेबिलिटी हो सकता है। इसलिए लास्ट नंबर क्या है? 6 है, इसलिए हम लोग 6 को दिए हैं। और उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे NH2 कितनी बार है? 2 बार, और ये जो है 2 बार। ठीक है, यहाँ पर COCl2 लिखना है वास्तव में उन लोगों को। क्यों? 7 बार कभी आ नहीं सकता, केवल 6 बार केवल आएगा, केवल 6 बार केवल आएगा, उसको याद रखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण के लिए देखने के लिए, इस पर ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो हम लोग जब बातचीत करते हैं उस समय आप हमको बताइएगा, उसके विस्तार में और एक बार बताएंगे। ठीक है, देखिएगा 5वां क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट सिंपल रूप में मैं बता रहा हूं, देखिएगा सिंपल रूप में मैं बता रहा हूं। जो भी नमक को, सॉल्ट मतलब नमक आप लोगों को पता है,
दो प्रकार के नमक है बोल के यहाँ पर पूछा जा रहा है, वो है कॉम्प्लेक्स नमक और साधारण नमक बोल के। ये साधारण नमक को हम लोग बोल रहे हैं डबल सॉल्ट करके, और कॉम्प्लेक्स आयन को बोल रहे हैं मतलब दो से अधिक। डबल मतलब दो है, दो मॉलिक्यूल से बना हुआ मतलब उसको हम लोग कह रहे हैं डबल सॉल्ट। दो से अधिक मॉलिक्यूल से बना हुआ तो दो से अधिक मेटल या लाइगेंड के द्वारा बना हुआ तो उसको हम लोग कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल सी मैं उदाहरण जरा हम देखिएगा। डबल सॉल्ट को जब कभी हम लोग पानी में डालते हैं, डबल सॉल्ट को जब कभी हम लोग पानी में डालते हैं तो वो आयोन का रूप ले लेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अपने को तोड़ लेगा। समझ में आया? जब कभी भी डबल सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वो क्या करेगा, अपने को तोड़ के पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब आयोन्स के अंतर्गत बदल जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स को डालते हैं वो बदलता नहीं है, वो बदलता नहीं है। कॉम्प्लेक्स के लिए उदाहरण है पोटासियम फेर्रोसाइनाइड। पोटासियम फेर्रोसाइनाइड, पोटासियम फेर्रोसाइनाइड को देखिएगा, उसका अगर पानी में मैं डाला तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा। और वही चीज मोर सॉल्ट जिसको आप लोग बार बार प्रयोग करते हैं, अगर मोर सॉल्ट को मैं पानी में डाला तो वो क्या हो गया, तुरंत पानी में मिलके दो सॉल्ट बन जाएगा, दो सॉल्ट बन जाएगा। लेकिन दोनों को पानी में डालने के पहले देखते हैं दोनों के दोनों सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन है, दोनों क्रिस्टलाइन है। लेकिन पानी में डालने के चलते ये क्या होगा, डबल सॉल्ट जो है पिघल जाएगा आयंस के अंतर्गत, लेकिन कॉम्प्लेक्स जो है आयन के अंतर्गत नहीं बदलेगा। इतना ही केवल है, एक उदाहरण के साथ इसको पढ़ लीजिएगा, काम देगा। ठीक है, यही 5 क्वेश्चन को मैं आप लोगों को आज पढ़ना चाह रहा था। इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ मैं विस्तार रूप में और बताया हूँ डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। एक बार इसको केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही चीजें जो मैं बताया था उसी को मैं क्या क्या हूँ यहाँ पर थोड़ा और छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर चुका हूँ, ताकि आप लोगों को लिखते समय थोड़ा ज्यादा दिखाई देने से कोई कोई मार्क देता है कि नहीं, जितना पेज भरते हैं उतना मार्क देता हूँ। तो पेज भी भरना है, उसके आधार पर हम लोग का मैटर जो दिए हैं वो भी सही होना चाहिए, ठीक है नहीं। इसलिए वो दोनों को मन में रखते हुए मैं इसको इस प्रकार बनाया हूँ, एक बार देख लीजिए। डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काम देगा। मैं आप लोगों को वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं, ठीक है।